अगर आपको कोई पूछे विराट कोहली कौन है और आप जवाब में बताएं कि विराट कोहली एक्टर नहीं है, विराट कोहली फुटबॉल प्लेयर नहीं है, विराट कोहली चेस नहीं खेलते और बहुत कुछ, लेकिन आपने विराट कोहली कौन है यही नहीं बताया तो दिक्कत की बात है। और यही होता है इसेंशियल सिंगुलैरिटी के साथ, क्योंकि आपने नाइदर रिमूवेबल नॉर पोल तो बता दिया, लेकिन एक्चुअली इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या है यही नहीं बताया, तो इस इसेंशियल सिंगुलैरिटी कंसेप्ट हमें कैसे समझेगी, राइट? सो इसीलिए कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम है, और कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम इसेंशियल सिंगुलैरिटी का बिहेवियर बताता है। तो आइए सीखते हैं। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत अच्छी किताबें हैं, मैं जो प्रिपेयर करता हूं वहीं से दो किताबें बहुत अच्छी लगी मुझे। एक तो मेरे पास ही है, देखिए, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन एच.एस. कथाना की बुक है। बहुत ही अच्छा खासा, जो कि हम वेस्टरस थ्योरम भी मैंने पढ़ा है, उसी से पढ़ा है। बहुत अच्छा खासा एक ये है, इसमें कंटेंट है, आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा कंटेंट है। और दूसरा बुक तो एवरग्रीन है, फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि पुन्नुसामी साहब का है। ये भी किताब बहुत अच्छी है। दो किताब अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए पढ़ेंगे यहाँ से, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और कंसेप्ट समझने में हेल्प होगी। तो आप ये बुक्स ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक्स की लिंक दी है, आप चाहे तो कहीं भी मतलब वो परचेस कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उस लिंक से अगर परचेस करेंगे तो मेरे वर्क को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं, तो आपकी मर्जी। लेकिन अच्छी किताब है, आप कैसे भी खरीदिए। ओके, सो इसेंशियल सिंगुलैरिटी पहले हमें समझना पड़ेगा। रिमूवेबल, पोल, इसेंशियल। तो मैं पूरा रिवाइज नहीं करूंगा, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होता है। मतलब एक एफ ऑफ जेड फंक्शन है और z इक्वल टू ए, ये सिंगुलैरिटी किस टाइप की हमें चेक करना है। तो यहाँ पे लिमिट z टेंस टू a ऑफ f ऑफ z, इसी का सब कुछ खेल है, राइट? सो लिमिट z टेंस टू a f ऑफ z, अगर वो फाइनाइट हो जाए तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगा, राइट? अगर ये इन्फिनिटी हो जाए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इन्फिनिटी हो जाए तो ये पोल बनेगा। ये इन्फिनिटी होना चाहिए। हम इसे भी कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है हर पाथ से। लेकिन तीसरा है इसेंशियल, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सीधा सीधा नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट होना एक बात है, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। लिमिट फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली बोलेंगे, और लिमिट इन्फिनिटी है तो लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली बोलेंगे। लेकिन डिफरेंट पाथ से डिफरेंट वैल्यू आए तो उसी को हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बन जाता है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। सो आप देखिए कितना डिफरेंस है। सो नाइदर रिमूवेबल नॉर पोल बोल के तो हमने छोड़ दिया उसे, लेकिन इसेंशियल सिंगुलैरिटी का एक्चुअल मीनिंग ही हमें नहीं पता, तो बिहेवियर वही कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम बहुत अच्छे से देता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन पूरा देखिए, मुझे गारंटी कि आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स मैंने देखे हैं। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम, आपको कंप्लीट जो प्रूफ है वो नहीं मिलेगा। टेलर सीरीज एक्सपांशन बोल के छोड़ दिया जाएगा, और हेंस मतलब इस टाइप का एक थोड़ा सा वहां पे क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं आएगा। ओके, तो जरूर टाइम है तो आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम। तो ये है स्टेटमेंट कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम का, जो कि देखिए, आप सपोज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी नॉट ए, मतलब ए निकाला है, एंड ए इज इसेंशियल सिंगुलैरिटी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ई इज इसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। देन फॉर एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दीजिए, फॉर एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर एनी इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए such that for all z belongs to in the deleted neighborhood of a, it implies mod of f of z minus c is less than epsilon, right? So यहाँ पे मैंने जो c लिया है, any complex number c। तो देखिए इसका मतलब मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग इनका ये कहना है। देखिए आपको ये तो स्ट्रक्चर पता है, लिमिट z टेंस टू a f ऑफ z, अभी ये ठीक है। तो इसका इसेंस हम देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे
पॉइंट ए जो है z इक्वल टू ए, वो इसेंशियल सिंगुलैरिटी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे फॉर एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूँ, सपोज 10 लिया मैंने, तो इसका लिमिट, मुझे पहले तो बात आप समझिए कि लिमिट की गारंटी तो नहीं होती है कि ये आएगा वो ही आएगा, लेकिन इसेंशियल सिंगुलैरिटी है गारंटी देती है। मतलब कैसा, तो सीन ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन में कि आपका ए इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, और अगर आपने प्री डिफाइन, मतलब आपके मन से आपको 10 लगा तो 10 लिया, अच्छा लगा तो 10 लिया, तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी, आप चाहे 1 प्लस आई रखिए, चाहे 1/1 प्लस आई रखिए, कोई भी, मैंने तो ये 2-3 लिए, कोई भी 100, 1000, 1 लाख आई, कुछ भी, आप कोई भी नंबर रखिए, उस नंबर के लिए आप इस ये लिमिटिंग वैल्यू वो नंबर ला सकते हैं। ये एक बड़ी बात है, आप ला सकते हैं। अब ला सकते हैं मतलब क्या, देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कोई भी पॉइंट का आप लिमिट निकाल दें तो उसके लिए पाथ, हमने ये वीडियो आपने देखा होगा, डिफरेंस बिटवीन लिमिट इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो पाथ का जो डिफरेंस है, तो अगर मैं 10 लूं तो मुझे इस 10 के लिए ये z टेंड्स टू ये जो कंसेप्ट है, मतलब 10 के लिए एक कम से कम एक पाथ मिलेगा कि इसकी वैल्यू, दिस लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम 10। अगर 1 प्लस आई लिया तो हो सकता है मुझे ये वाला पाथ मिले एक दूसरा, कि ये भी लिमिट 1 प्लस आई हो जाए। ये मैंने 1/1 प्लस आई लिया तो हो सकता है ये पाथ मुझे मिल जाए कि लिमिटिंग वैल्यू ये मिल जाए। मतलब आप समझ रहे कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, आपको कम से कम एक पाथ तो मिलेगा ए की तरफ अप्रोच होने वाला, कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वैल्यू वो पॉइंट आएगा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव फॉर एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो वो ये जो कंसेप्ट है कैसोटी-वेस्टरस थ्योरम की, तो ये तो बड़ी कंसेप्ट है, मतलब बहुत ही शॉकिंग है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर दे कैन अज्यूम एवरी इन द नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ इसेंशियल सिंगुलैरिटी, फंक्शन कैन अज्यूम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और वी कैन से एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो ये चीज है कैसोटी-वेस्टरस की। इसका बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको प्रूफ बता दूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा प्रूव करने में। तो देखते हैं हम कैसे ये थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं इजी वे। ओके, तो चलिए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है, राइट। अब इसको प्रूव करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या लेना है मुझे, कि इन्होंने ये कहा है कि ये सेटिस्फाई होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस सी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, कि मुझे लिखना ना पड़े दोबारा। तो ये कहना है उनका, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे मतलब क्या करेंगे, इसको ही मतलब यही रॉन्ग करके ले लेंगे, मतलब ये होल्ड नहीं होता है, राइट। सो वी अज्यूम इक्वेशन 1 नॉट होल्ड। अभी इक्वेशन होल्ड नहीं होगा मतलब क्या, ये सब कुछ तो सही चलेगा लेकिन ये इंप्लाई नहीं करेगा इसको, और इसको इंप्लाई नहीं करेगा मतलब क्या, इसके उल्टा। तो इसके उल्टा मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन के उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। तो दोनों इनइक्वालिटी उसमें चली जाएगी, मतलब आ जाएगी यहाँ पे। तो होल्ड नहीं है इसका मतलब फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, दैट इज मॉड ऑफ 0 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस a इज लेस देन डेल्टा, इंप्लाई करेगा मॉड ऑफ f ऑफ z माइनस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये हमने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अज्यूम किया है। अब देखते हैं इससे क्या होगा। पहले तो इस चीज से हमें क्या क्या मिलेगा, और वो हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो देखिए इससे क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड इट इंप्लाइज f ऑफ z माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये पहली बात। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाए, सपोज यहाँ पे 0 आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 0 मतलब ये टोटल क्वांटिटी 0, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इप्सिलॉन। अब इप्सिलॉन खुद ही एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो 0 उससे ग्रेटर देन कैसे होगा, राइट। तो होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये 0 कभी भी नहीं होगा। पहली बात एक मिला। दूसरी बात, अगर यही इनइक्वालिटी हमारे पास है तो हम यहाँ से 1 बाय एफ ऑफ जेड माइनस सी, मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस सी, 1 बाय एफ ऑफ जेड माइनस सी इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन मिल जाएगा, उसका रिवर्स किया तो, राइट। ये दूसरी चीज। सो मुझे ये मिला है, ये मिला है सिर्फ इस इनइक्वालिटी से। ओके,
नाउ आई कम टू दी प्रूफ। मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा और वहां से हम आगे जाएंगे। ओके, एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं, g ऑफ z इक्वल टू 1 बाय f ऑफ z माइनस सी। f ऑफ z माइनस सी स्टेटमेंट को आप फिर से देखिए कि f ऑफ z क्या दिया है, एनालिटिक दिया है। कहां पे एनालिटिक दिया है, d नॉट a में। मतलब ये तो इसेंशियल सिंगुलरिटी है, लेकिन उसको अगर छोड़ेंगे तो बाकी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन एनालिटिक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए f ऑफ z, पहली चीज f ऑफ z हमारा नॉन कांस्टेंट है। क्यों कि अगर कांस्टेंट होता तो इसेंशियल सिंगुलरिटी की बात ही नहीं होती, तो नॉन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर f ऑफ z नॉन कांस्टेंट है और प्लस या माइनस कोई भी कांस्टेंट आप डाल दे उसमें तो भी वही नॉन कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब, और 1 बाय दिस वो भी नॉन कांस्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल ये टोटल फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, तो हमारा g ऑफ z भी नॉन कांस्टेंट है। एक पहली चीज, g ऑफ z नॉन कांस्टेंट। अब ये नॉन कांस्टेंट क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें टेलर्स एक्सपांशन या लॉरेंस एक्सपांशन की तरफ भी जाना है। तो मैं पहले जो जो चीजें यहाँ से इलाबरेट होती है, मतलब जो निकल के आती है, वो मैं लिख देता हूँ। ओके, सो g ऑफ z नॉन कांस्टेंट है। अब दूसरी बात, g ऑफ z को कुछ प्रॉब्लम है क्या, g ऑफ z कहाँ पे एनालिटिक है, मतलब कुछ सिंगुलरिटी हो सकती है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। अब g ऑफ z मेरे पास ये है, g ऑफ z को मतलब 1 बाय f ऑफ z माइनस सी। अब g ऑफ z को सिंगुलरिटी तो तभी रहेगी जब डिनोमिनेटर 0 होगा। g ऑफ z को सिंगुलरिटी तभी रहेगी, मतलब दिखने वाली सिंगुलरिटी, दिखने वाली मतलब पोल, इसेंशियल, इस टाइप से, क्योंकि रिमूवेबल दिखती भी नहीं। रिमूवेबल क्योंकि हम रिमूव कर सकते हैं, राइट, आफ्टर रीडिफाइनिंग द फंक्शन वी कैन रिमूव दी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सो रिमूवेबल दिखती नहीं है, राइट। सो पोल वगैरह इस टाइप की तो सिंगुलरिटी इसको बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कभी जीरो ही नहीं होगा, यहां से हमने देखा है, राइट। सो अगर मैं z इक्वल टू ए की बात करूं, चलो a को छोड़ के तो हमने ये सब लिख दिया, लेकिन एट z इक्वल टू ए क्या चीज है, एट z इक्वल टू ए, वो हम अगर देखेंगे, हम हमारे अजम्पशन से चल रहे हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि z इक्वल टू ए इज इसेंशियल फॉर f ऑफ z, तो इसका भी कुछ ना कुछ सिंगुलर पॉइंट बनेगा। नहीं, हम उल्टा लेके चले हैं, राइट, हमें तो वो प्रूव करना है। तो ये पे हमने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही कुछ अज्यूम किया। अब देखिए ये जीरो नहीं होगा, तो g ऑफ z has, or we can say g of z is analytic at z equals to a. And this is actually either g of z is analytic at z equals to a, or g of z has रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू ए, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी दिखती नहीं है, राइट। सो रिमूवेबल है तो चलेगा ना, रिमूवेबल है तो हम रीडिफाइन करेंगे फंक्शन को और निकाल देंगे, राइट। सो आफ्टर रीडिफाइनिंग फंक्शन वी कैन मेक g ऑफ z एनालिटिक, नो डाउट। अगर रिमूवेबल है तो, अगर नहीं है तो एनालिटिक है तो एनालिटिक है, राइट। तो ये सारी चीजें निकल के आई g ऑफ z के बारे में। और एक चीज निकल के आती है g ऑफ z के बारे में, देखिए g ऑफ z मॉड अगर हम लेंगे इसका, तो इसका मॉड आएगा मॉड ऑफ 1 बाय f ऑफ z माइनस सी, राइट। जबकि मॉड ऑफ 1 बाय f ऑफ z माइनस सी लेस और इक्वल टू इप्सिलॉन है, ये वाला, राइट। सो फाइनली व्हाट वी गेट, मॉड ऑफ g ऑफ z is less or equals to epsilon, because this is less or equals to epsilon। तो ये भी निकल के आया। अब चलिए शॉर्ट में इसको समराइज कर देते हैं, क्या क्या मिला g ऑफ z के बारे में। g ऑफ z के बारे में ये मिला कि g ऑफ z एनालिटिक है, वो डोमेन पे d नॉट a पे। a पे अगर हम पर्सनली चेक करेंगे तो a पे वो एनालिटिक हो सकता है, या फिर a g ऑफ z की रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकती है। दो ही चांस है, बाकी कोई चांस नहीं। पोल वगैरह तो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये जीरो ही होगा नहीं कभी, राइट। तो ये मिला। g ऑफ z बाउंडेड भी मिला इन द नेबरहुड ऑफ ए, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो मतलब ये जो बाउंडेड मिला, क्योंकि ये सारी चीजें डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में ही चल रही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन g ऑफ z हमें बाउंडेड भी मिला इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। अब देखिए मैं यहाँ पे वो मुझे लिखना ही चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, राइट। इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए g ऑफ z इज बाउंडेड। अब आप देखिए एक थ्योरम है रेमान थ्योरम। रेमान साहब ने क्या कहा है
कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में अगर वो बाउंडेड है, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड है, तो वो जो पॉइंट है वो उस पॉइंट पे फंक्शन या तो एनालिटिक होगा, नहीं तो वो पॉइंट रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगा। क्या बनेगा? या तो एनालिटिक होगा, नहीं तो फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगा। तो यही हमारी चीजें निकल के आई, राइट। इसका मतलब क्या है? जी ऑफ जेड नॉन कांस्टेंट है, उसको वो एनालिटिक हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है। तो चलिए कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन का लॉरेंट्ज एक्सपांशन, टेलर एक्सपांशन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो टेलर क्या? लॉरेंट्ज एक्सपांशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जी ऑफ जेड के बारे में टेलर एक्सपांशन और लॉरेंज एक्सपांशन लिख लेता हूं। अगर मैं लॉरेंज एक्सपांशन की बात करूं तो क्या मिलेगा? समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an z माइनस ए टू दी पावर n, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्सपांशन किसके नेबरहुड में देख रहे हैं हम? ए के नेबरहुड में, प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn, राइट, bn z माइनस ए टू दी पावर माइनस n। अब इस टाइप का सीन होता है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है सेकंड वाला, अब अगर आपने लॉरेंज एक्सपांशन पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी पता है आपको, इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, इसको रेगुलर पार्ट बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये तभी होता है किसी फंक्शन के सीरीज में जबकि उसको सिंगुलैरिटी हो, पोल टाइप या इसेंशियल टाइप। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो तो निगेटिव पावर वाला पोर्शन होता ही नहीं है, एनालिटिक है तो निगेटिव पोर्शन वाला बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। अगर पोल या इसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो ही इसको निगेटिव पावर वाला पोर्शन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो हमने तो वो पहले ही देखा है कि इसको पोल नहीं, इसेंशियल नहीं, इसको ज्यादा से ज्यादा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो सकती है या फिर एनालिटिक। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये निगेटिव पावर पोर्शन यहाँ पे रहेगा ही नहीं जी ऑफ जेड के सीरीज में। अब जो लॉरेंज एक्सपांशन लिया था हमने वो बन गया टेलर्स एक्सपांशन, क्योंकि पॉजिटिव पावर है सिर्फ। तो जी ऑफ जेड, चलिए मैं यही मिटा देता हूं, ठीक है। तो आपको जी ऑफ जेड मिला ये वाला, ओनली टेलर्स एक्सपांशन। अब इस पे डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से दो केसेस निकल के आएंगी और फिर हम प्रूफ को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो फाइनली जी ऑफ जेड जो है इस टाइप से टेलर्स एक्सपांशन में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ, a0 प्लस a1 z माइनस ए प्लस a2 z माइनस ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ओके, प्लस एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा टेलर्स एक्सपांशन, राइट। अब जो दो केसेस निकल के आती है वो डिपेंड करती है ये कांस्टेंट पे, राइट, a0 पे। अब यहाँ से दो केसेस क्या मिलेगी? या तो ये 0 होगा या तो फिर ये नॉन जीरो होगा। मतलब क्या? तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे यहाँ पे, या तो 0 होगा या तो फिर नॉन जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे सपोज हम पहले नॉट इक्वल टू 0 वाले केस ले लेते हैं। केस 1, a0 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो लेके चलते हैं, राइट। अगर ये नॉन जीरो लेके चले हम, तो देखिए यहाँ पे जी ऑफ जेड, और मैं इसका लिमिट ले लूंगा जबकि हमें ये पॉइंट पे ही चेक करना है सब कुछ, राइट। सपोज आई टेक लिमिट z टेंड्स टू a on both side, राइट, z टेंड्स टू a, g of z equals to limit here we have z टेंड्स टू a। अभी मैं नॉन जीरो लेके चल रहा हूं तो मुझे यहाँ पे a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट, देखिए सिंपल कैलकुलेशन से हम किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। अब जी ऑफ जेड क्या है? जी ऑफ जेड है 1 बाय एफ ऑफ जेड माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट मैं कर देता हूं क्योंकि वही लिखना है, राइट। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे उल्टा, तो लिमिट z टेंड्स टू a, या फिर पहले रिवर्स कर दीजिए उसके बाद लिमिट लगाइए, f ऑफ z माइनस c, एंड दिस बिकम्स लिमिट z टेंड्स टू a हियर 1 बाय a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z, अब इसका लिमिट तो c ही आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट।
सो मैं यहाँ पे सी ही लिख देता हूँ, या फिर वो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिमिट देखिए पहले क्या आता है, लिमिट z टेंड्स टू ये 1 बाय दिस। अब ये जो ये जीरो है ये तो नॉन जीरो है, बाकी टर्म क्या हो जाएगी, z टेंड्स टू ये माइनस ए जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, नेक्स्ट वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बाई ये जीरो ओनली, 1 बाई ये जीरो। और यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू ये c का क्या आता है, c ही आएगा, तो ट्रांसफर भी कर देते हैं और उसको लिमिट भी लगा देते हैं। मतलब c प्लस 1 बाय ए जीरो, c प्लस 1 बाय ए जीरो। मतलब क्या हुआ कि लिमिट z टेंड्स टू ये ऑफ ही एफ ऑफ z, हमें क्या मिला, c प्लस 1 बाय ए जीरो। इसका मतलब ये तो फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, ये तो फाइनाइट है। और अगर ये फाइनाइट है, तो आपको पता है ना रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की, सॉरी एनालिटिक फंक्शन या रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की जो भी डेफिनेशन है, अगर लिमिट z टेंड्स टू ए एफ ऑफ z आपको फाइनाइट मिले तो आप तो बोलते हैं कि ये रेगुलर पॉइंट है, राइट। या इससे तो यही निकल के आया कि कुछ नंबर फिक्स का नंबर मिल गया, लिमिट ऑफ एफ ऑफ z एट z इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या, z इक्वल्स टू ए, और वी कैन से एट z इक्वल्स टू ए एफ ऑफ z इज एनालिटिक, एफ ऑफ z इज एनालिटिक। अब एफ ऑफ z आप भूलिए मत, क्योंकि शुरू से हमने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्शन पे चल रहे हैं हम, और कॉन्ट्रडिक्शन पे चल रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन ही मिला है। एट z इक्वल्स टू ए एफ ऑफ z इज एनालिटिक, मतलब ये तो इसेंशियल सिंगुलैरिटी दिया था और आपको मिला यहाँ पे एनालिटिक है। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है, जब हमने वो हम फाइनली समराइज कर देंगे। ओके, एक तो ये केस हो गई। अब दूसरी केस लेंगे कि जो ए नॉट इक्वल टू जीरो लिया था, अब ए इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। चलिए सपोज नॉट ए जीरो इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, केस टू। अगर ए इक्वल टू ए जीरो इक्वल टू जीरो है तो सीरीज में क्या होगा, मैं यहां तक तो आ ही चुका हूं, तो मैं g ऑफ z को लिखता हूं 1 बाय एफ ऑफ z माइनस सी एंड इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे मिलेगा a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, राइट। फिर भी अभी तक हमें ये भी पता नहीं कि ये सारे कांस्टेंट नॉन जीरो है कि जीरो है ना, लेकिन चलिए मानते हैं कि कुछ कांस्टेंट m तक जीरो है और उसके बाद तो नॉन जीरो हो गए। लेट am is the least or smallest or the first non-zero coefficient, right, and therefore a1 equals to a2 equals to and so on, am minus 1 तक ये जीरो होंगे सपोज, इस सीरीज की पता नहीं हमें, राइट, हम लेके चलते हैं, ये भी किया तो भी चलेगा। तो यहाँ तक जीरो है, तो am फर्स्ट कोएफिशिएंट ऐसा है जो नॉन जीरो है। अब अगर am फर्स्ट कोएफिशिएंट नॉन जीरो है तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसी टाइप से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो am नॉन जीरो है फर्स्ट और बाकी उसके पहले के सब जीरो है। ये जीरो तो हम जीरो लेके ही चल रहे हैं, वो तो कंडीशन ही है, ये जीरो इक्वल टू जीरो। इस केस में हम चल रहे हैं केस टू में। ओके, तो क्या मिलेगा, 1 बाय जी ऑफ जेड लिखिए या फिर 1 बाय एफ ऑफ जेड माइनस सी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हम यूज टू हो गए कि यही फंक्शन है जी ऑफ, इक्वल टू ए एम जेड माइनस ए टू दी पावर एम, क्योंकि जो हमने सीरीज एक्सपांड किया था ये तो जीरो ही है, a1 a2 अप टू m माइनस 1 हमने जीरो मान के चले कि वहां तक हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि m तो हमने ये है ना, कोई फिक्स तो नंबर नहीं किया है, राइट। तो जहां तक होंगे वहां तक होंगे, प्लस am प्लस 1 z माइनस a टू दी पावर m प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, राइट। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, z माइनस a टू दी पावर m कॉमन निकाल लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से am प्लस 1 z माइनस a प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से मुझे कुछ मिल जाएगा, राइट। जबकि यहाँ पे 1 बाय एफ ऑफ z माइनस सी है। अब देखिए मैं अगर इसे एफ ऑफ z माइनस सी लिख दूं तो क्या होगा, सबका सब उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो क्या मिलेगा, 1 बाय z माइनस a टू दी पावर m एंड 1 बाय ये भी am प्लस 1
z माइनस a प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, या फिर ये लिखने की जरूरत भी नहीं, इस टाइप से मिल जाएगा। अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये ट्रांसफर वगैरह इधर उधर करके, ठीक है, और बाद में हम लिमिट लगा देंगे, तो साथ में लिमिट भी लगाता हूँ और ये भी यहाँ पे लेता हूँ इधर इस साइड में, तो लिमिट z टेंस टू a ऑन बोथ साइड, राइट, z माइनस a टू दी पावर m f ऑफ z, इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ, माइनस इसको भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इस टाइप से c z माइनस a टू दी पावर m, इस टाइप से, इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a, राइट, ये रेसिप्रोकल में am प्लस am प्लस 1 z माइनस a प्लस एंड सो ऑन, ओके, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा क्योंकि ये z माइनस ए फैक्टर है यहाँ पे और लिमिट z टेंस टू a ले रहे, तो ये सब के सब जीरो ही हो जाएंगे, राइट, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1/a और am जिसको हमने नॉन जीरो लिया हुआ है, राइट, तो ये सीन है। अब ये भी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, यहाँ से लेके आगे तक जीरो, तो फाइनली अब आप थोड़ा सा देखिए क्या मिलेगा, मैं फाइनल लिख देता हूँ यहाँ पे, आप बाकी कैलकुलेशन आप कीजिए, लिमिट z टेंस टू a z माइनस a टू दी पावर m f ऑफ z इक्वल टू, ये हो गया जीरो और यहाँ से ये सारी टर्म जीरो हो गई, सिर्फ 1/a⁻m, सॉरी a⁻m नहीं, ये क्यों आ रहा है मेरे इसमें, राइट, 1/am ये मिला है। अब अगर इसे आप थोड़ा सा भी अच्छे से देखेंगे तो आपको मतलब याद आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ पोल। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव m इंटीजर such that this limit z tends to a z minus a to the power m f of z equals to exists finite non-zero, then we say that z equals to a is the pole of order m. This is the definition of pole. तो फाइनली हम अगर दोनों केसेस को मिलाएं, पहले केस में क्या मिला था, वो एनालिटिक ही मिला था डायरेक्ट, at z equals to a f of z is analytic. Now here we get at z equals to a f of z has a pole of order m, तो कभी बोल रहा है एनालिटिक, दूसरी केस में मिला है पोल, जबकि स्टेटमेंट था हमारा, स्टेटमेंट में a इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो मैं यहीं पे समराइज कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, प्रूफ भी हमारा आ गया है, और ये g ऑफ z से हम जो कैलकुलेशन लेके चले थे वो f ऑफ z पे खत्म हुआ, राइट। तो पहली केस में जब a0 इज नॉन जीरो था तो f ऑफ z एनालिटिक था, कहाँ पे, एट z इक्वल टू a पे, राइट। दूसरी केस में हम a0 इक्वल टू 0 लेके चले तो f ऑफ z हैज पोल एट z इक्वल टू a, राइट। अब देखिए f ऑफ z एनालिटिक पोल, स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में है कि f ऑफ z हैज अ सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू a, दैट बोथ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, we get contradiction। so ये contradiction क्यों मिला, क्योंकि हमने अज्यूम किया था मॉड ऑफ f ऑफ z माइनस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इप्सिलॉन, जबकि वो स्ट्रिक्टली लेस देन इप्सिलॉन स्टेटमेंट में दिया था। यहां से सब कुछ शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो ये है कैसोरेटी-वेस्ट्रॉस थ्योरम का प्रूफ। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा लेकिन ये कंप्लीट प्रूफ है और अच्छे से मतलब यहाँ पे ये चीजें अगर अब क्या करते हैं बहुत सारे बुक्स में, ये जो पोर्शन हमने बाद में किया है जिसको लेंदी बनाया, आप सोचेंगे कि लेंदी बनाया प्रूफ को, लेकिन एक स्टेटमेंट टेलर सीरीज दे दिया और टेलर सीरीज का ये सब कॉन्सिक्वेंस है। टेलर सीरीज, बाय यूजिंग टेलर सीरीज वी कैन इजीली कंक्लूड दैट f ऑफ z हैज अ रेगुलर पॉइंट और पोल एंड हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, इतना सा कुछ दिया है, लेकिन ये सब उसके पीछे का बैकग्राउंड है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।